हेलो स्टूडेंट, मैं अजय सर और मेरे चैनल का नाम है सिंपलेस्ट फिजिक्स बाय एसी। आज मैं फोर्थ लेक्चर करने जा रहा हूँ रोटेशनल डायनामिक्स चैप्टर का। फोर्थ लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले वर्टिकल सर्कुलर मोशन। मतलब हम लोग अभी तक क्या पढ़ चुके हैं, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, मतलब पेंडुलम का एप्लीकेशन भी कर लिया हम लोगों ने, बैंकिंग ऑफ रोड का भी कर लिया है ऑलरेडी, और वेल ऑफ डेप्थ का भी कर लिया है। तीन एप्लीकेशन, दो बड़े और एक छोटा एप्लीकेशन हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है, राइट। अब हम लोग करने जा रहे हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ये डिफरेंट टाइप का सर्कुलर मोशन होता है, या ऐसे बोल सकते हैं कि इसमें अलग से कुछ चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से हमको पढ़ना पड़ता है ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो इसे हम लोग समझ सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर कि इसमें वो कह रहा है, देखो इसमें एक मोशन जो हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं, ये मोशन है, देखो ये वाला मोशन है, राइट। एक मिनट, एक मैं थोड़ा रॉक कर देता हूँ इसमें। हाँ, अब मैं ड्रॉ करता हूँ। देखो, इसमें हम लोग जब वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कुलर मोशन परफॉर्म होता है। हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब मैं तुमको अभी देखो एक छोटा सा वीडियो दिखाने वाला हूँ उसको क्लियर करने के लिए। तो लेकिन अभी समझो, जैसे तुम समझ सकते हो, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर मूव कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या कर रहा है, ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है, राइट। अगर यही मोशन किसके अलोंग होने लग जाए, वर्टिकल प्लेन में होने लग जाए, मतलब एक खड़ा गोला है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, राइट। एक वर्टिकल प्लेन में होने लग जाए तो ये सर्कुलर मोशन होता है, राइट। ये दोनों में तुम डिफरेंस समझ सकते हो। और मैं जैसे कि बोला, मैं तुमको वीडियो दिखा रहा हूँ अभी, ठीक है। लेकिन उसके पहले तो कुछ बेसिक डिफरेंसेस समझ जाए हम लोग, और डेफिनेशंस मैं बता देता हूँ इसके। डेफिनेशन में मैं क्या लिखूंगा, कोई पूछ दिया तुमको कि वो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन किसको बोलते हैं, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज द सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, सिंपल वर्ड में मैं इसको ऐसे डिफाइन करूंगा, सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन, सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन इज वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वीसीएम, यूसीएम नहीं, वीसीएम याद रखो। तो वर्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन किसको बोलते हैं हम लोग, सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन, right, is known as vertical circular motion, and circular motion in horizontal plane is known as horizontal circular motion। सिंपल वर्ड में हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। देखो, इसको समझने के लिए मैं ये वीडियो छोटा सा दिखा रहा हूँ तुमको। इसको मैं बोलूंगा कि एक एक झूला इसमें क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है, इसमें वर्टिकल प्लेन में मोशन हो रहा है। तो उस वीडियो में हम लोगों ने देखा है कि हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कैसा होता है और वर्टिकल सर्कुलर मोशन कैसा होता है, राइट। तो उसमें मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पर एक फिक्स है, यहाँ पे स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में ऐसे स्विंग्स लगे हुए थे और ये रोटेट कर रहा था ऐसे प्लेन में, राइट, इस टाइप के प्लेन में। तो ये हो जाता है क्या, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। और यही चीज ऐसे रोटेट कर रही थी, देखो उसमें भी झूले लगे हुए थे ऐसे, इस टाइप में। तो ये चीज क्या हो गई अभी यहाँ पर, इससे समझ सकते हैं कि ये कौन से प्लेन में है, ये वर्टिकल प्लेन में है, वर्टिकल प्लेन में है। तो इसको हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन बोलेंगे। तो क्लियर है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, दिमाग में रखना। ये तो हो गया एक्सपेरिमेंटल, मतलब एक्सप्लेनेशन की उसमें डिफरेंसेस क्या होते हैं। अब मैं तुमको बताना चाहूंगा कि उसमें मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस होता क्या है, मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस होता क्या है। तो जैसे एक सिंपल सा मैं बात करूंगा यहाँ पे एक डायग्राम के हेल्प से। जैसे मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा है मोशन, और दूसरा वाला डायग्राम में वर्टिकल प्लेन में हो रहा है मोशन। तो इसमें हम लोग समझते हैं कि क्या डिफरेंस है, मेन डिफरेंस होता क्या है। पहले ये समझ गए तो हमको सब समझ जाएगा, राइट। तो मेन डिफरेंस इसमें होता क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो जैसे मैं ग्राउंड लेवल कंसिडर करता हूँ, ये इसका ग्राउंड लोवेस्ट लेवल ये है, इसका लोवेस्ट लेवल ये। तो यहाँ पर मैं समझूंगा क्योंकि ये प्लेन कैसा है, ग्राउंड को, ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है ना, ये ग्राउंड को पैरेलल होता है। ग्राउंड को पैरेलल का मतलब
ये ग्राउंड है, तो इसका जो प्लेन ऑफ मोशन होगा वो प्लेन ऑफ मोशन ये है, समझे? तो ये पैरेलल हो गया। मतलब मैं बोल सकता हूँ इसमें, इस केस में, कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस कभी कम नहीं होता है। मतलब ग्राउंड से जो डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट का थ्रू आउट द मोशन, वो डिस्टेंस चेंज नहीं होता है। तो बोल सकता हूँ कि देयर इज नो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, देयर इज नो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हुई तो काइनेटिक तो चेंज होगी ही नहीं। सो एंड मैं बोल सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी के लिए भी सेम थिंग, और यहाँ पर भी देखो, और टोटल एनर्जी तो वैसे भी कन्वर्ट, वैसे भी चेंज नहीं होती दोनों टाइप के मोशन में। एंड चेंज देयर इज चेंज इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल, बट total energy is same, conserve, I can say that conserve का मतलब होता है टोटल एनर्जी सेम होती है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बट टोटल एनर्जी इज सेम। व्हाट बट लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बट लिखने की जरूरत ही नहीं है इस टाइप के मोशन में, राइट? मतलब एंड मैं लिख के कर सकता हूँ, और टोटल या फिर टोटल एनर्जी इज सेम बिकॉज पोटेंशियल एंड काइनेटिक इज सेम। तो यहाँ पे सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है, तुम समझ सकते हो ग्राउंड से जितना ज्यादा डिस्टेंस होता है, जैसे ये उसका प्लेन है, तो ये इसका तो हाइट चेंज ही नहीं हुआ, तो पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंजेस आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था mgh। बट काइनेटिक एनर्जी का नहीं, इसमें क्या होता है, देखो हाइट चेंज हो रही है, इस पोजीशन पर है तो हाइट 0 है, राइट? और इस पोजीशन पर है तो हाइट r2r है। तो समझ सकते हो इस पोजीशन पर है, ये मिड पोजीशन पर है, तो हाइट कितनी है, r है। तो यहाँ पे ईच एंड एवरी पॉइंट पे क्या हो रहा है, हाइट चेंज हो रही है, कॉन्सिक्वेंटली इसका पोजीशन वेक्टर नहीं, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, और पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी तो काइनेटिक चेंज होगी ही होगी। और लेकिन टोटल एनर्जी दोनों को प्लस करके हम लोग देखेंगे तो टोटल एनर्जी इसमें हर एक पॉइंट पे क्या होती है, सेम होती है। समझ गया बेसिक डिफरेंस, ये थियोरेटिकल डिफरेंस। चलो अब इसके आगे हम लोग इसके दो कंडीशन है इसमें, दोनों कंडीशन के बारे में डिस्कशन करते हैं, राइट? देखो अभी कितने टाइप के सर्कुलर वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो सकते हैं, टाइप के मतलब ये डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग, हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं टाइप को। इसमें हम लोग देख सकते हैं, फर्स्ट वाला लिखा है मैंने, कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब ये क्या होता है, इसके ऊपर अर्थ का अट्रैक्शन होता है। सपोज हम लोग क्या करते हैं, एक धागे को एक एक धागे को स्टार्टिंग में ऐसे जर्क देते हैं हम लोग, एक छोटा सा, और ये धागे को ऐसे सपोर्ट, यहाँ से पॉइंट सपोर्ट है, राइट? एक पॉइंट मास मैंने टाई किया, और इसको हम लोगों ने यहाँ से एक जर्क दिया ऐसा हल्का सा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसका सर्कल कंप्लीट होता है। और इस सर्कल कंप्लीट होता है, तुम समझ सकते हो ये धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर जाता है और हाईएस्ट एनर्जी यहाँ पे पहुंचता है, तो इसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने की वजह से अब फिर वो ऑटोमेटिक क्या आता है, स्पीड में नीचे आता है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ते रहती है। अब क्या हुआ, यहाँ पर जो भी अट्रैक्शन हो रहा है ये अगेंस्ट द ग्रेविटी इधर गया, लेकिन टूवर्ड द ग्रेविटी इस डायरेक्शन में आया, तो ये ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के उसमें हो रहा है, ओनली ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से कंट्रोल हुआ है ये मोशन। तो इसको हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स बोल सकते हैं। तुम समझ सकते हो, तुम ये खुद भी घर पे भी कर सकते हो एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या करना है, तुमको एक धागे में एक छोटा सा कुछ मास अच्छे से बांधना है और उसको घुमाना है, वर्टिकल सर्कल में घुमाना है, पेंडुलम जैसा नहीं, वर्टिकल सर्कल में घुमाना है। और घुमाओगे तो तुम धीरे से नीचे से ऐसे जर्क दोगे, नीचे से जर्क दोगे, जैसे यहाँ पर है ये, इसको जर्क दो धीरे से, तो इसका सर्कल कंप्लीट होगा। और सर्कल कंप्लीट होगा अपने आप, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कंप्लीट होगा। अब उसमें क्या होता है, जो तुमने एनर्जी दिया था उसकी वजह से उसकी एनर्जी में डिफरेंसेस आया, पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म हुई, और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होती है। नीचे आते आते उसका काइनेटिक एनर्जी बहुत ही हाई हो जाता है, और वो आगे चला जाता है, फिर से पोटेंशियल एनर्जी रिस्टोर होती है, ये प्रोसेस चलता रहता है। तो इसमें ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के बेस पर हुआ। और देखो सेकेंड वाला क्या लिखा है मैंने, नॉट कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। नॉट कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब क्या हुआ भाई, समझो इसको। नॉट कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय द मतलब हम लोग देखो अम्यूजमेंट पार्क में जाते हैं,
अम्यूजमेंट पार्क में जाते तो हमने देखा होगा बहुत सारा ऐसा कुछ कि उसमें हम लोग समझ सकते हैं कि कंप्लीटली इसमें हम लोग को बार बार फोर्स देने की जरूरत पड़ती है, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के भरोसे हम लोग नहीं छोड़ सकते। जैसे तुम देखे होगे बहुत सारे ऐसे झूले होते हैं, जैसे यहाँ पे एक उसका अटैचमेंट ये रॉड होता है अच्छा सा, बहुत अच्छा सा कहने का मतलब बहुत ही स्ट्रांग रॉड होता है, और इसमें कुछ ऐसे व्हील्स लगे होते हैं और जिसपे लोग बैठे हुए रहते, राइट। और तुमने देखा होगा इसको 360 भी बोलते हैं। ओके, सॉरी रेस्टोरेंट में, रेस्टोरेंट क्या, अम्यूजमेंट पार्क में होता है ये। और ये क्या करता है, धीरे धीरे ऐसे सर्कल कंप्लीट कर लेता है, लेकिन इसको हम लोग फ्री छोड़ नहीं सकते, इसको ग्रेविटेशनल फोर्स के भरोसे नहीं छोड़ सकते, राइट। ये कंट्रोल करते हैं हम लोग, यहाँ पे सिस्टम होता है, यहाँ पे मशीनरी होती है जिसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं कि कितने स्पीड से ऊपर जाना चाहिए, तो वो अपना कंप्लीट करेगा सर्कल, राइट। तो ये कंट्रोल कर रहे हैं हम लोग, ईच एंड एवरी पॉइंट पे इसको कंट्रोल कर रहे हैं, राइट। इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स का हेल्प लेते हैं, लेकिन इसको कंप्लीटली ग्रेविटेशनल फोर्स के दम पर छोड़ते नहीं है, तुम समझ सकते हो, राइट। तो हम लोग बेसिकली ये दो टाइप में डिवाइड करते हैं, कंप्लीटली कंट्रोल, नॉट कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। अब नेक्स्ट हम लोग मतलब देखने जा रहे हैं कि क्या होता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन स्ट्रिंग के हेल्प से होता है, तो क्या होता है, और उसमें डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज होती है, चेंजेस होते हैं, पोटेंशियल काइनेटिक में कैसे चेंजेस होते हैं, वो सब हम लोग डिस्कस। देखो बच्चों, वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऑफ अ पॉइंट मास टाइप टू अ स्ट्रिंग, जैसे मैंने अभी भी बताया तुमको कि दो टाइप का सर्कुलर मोशन होता है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता है। वर्टिकल का मतलब हमेशा दिमाग के अंदर रखो, वर्टिकल वर्ड आया मतलब वर्टिकल प्लेन में मोशन हो रहा है, और वर्टिकल प्लेन को स्टडी करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि उसके ईच एंड एवरी पॉइंट पे काइनेटिक और पोटेंशियल में चेंजेस हो रहे हैं, और वो चेंजेस होते हैं तो उसमें स्पीड में चेंजेस आता है, हाइट में चेंजेस आता है, इतना समझ सकते हो। तो यही चीजें क्लियर रखो, बार बार नहीं तो कंफ्यूज होते रहोगे, राइट। तो क्लियर रखो। चलो आगे देखता हूँ, मैं एक कंडीशन लिया यहाँ पे, जैसे तुम देख रहे हो हेडिंग में, वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऑफ अ पॉइंट मास टाइड टू अ स्ट्रिंग। पॉइंट मास टाइड टू अ स्ट्रिंग कहने का मतलब ये स्ट्रिंग कहाँ पर है हमारी, जिसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये स्ट्रिंग सपोज ये है, ये पूरा कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ तक। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया है, एक पॉइंट मास को अटैच किया है, ये जो दिख रहा है ऑरेंज कलर का, ये पॉइंट मास का है, और इसको धीरे से क्या किया हम लोगों ने, एक एनर्जी प्रोवाइड किया अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे, राइट। पॉइंट बी पर था, उसको सस्पेंड किया और एनर्जी प्रोवाइड किया, किस कौन सा डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। और इस अपवर्ड डायरेक्शन में एनर्जी प्रोवाइड किया तो वो कहाँ गया देखो, पहले तो मिड पोजीशन डी के पास गया, उसके बाद टॉप पोजीशन ए के पास गया, फिर सी पर आया और फिर से बी पर, और फिर वो कंटिन्यू करता है, एक बार हम लोगों ने एनर्जी दे दिया तो कंटिन्यू करता है ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के दम पर, राइट। जैसे जैसे ए पर जाता है ना टूवर्ड्स ए, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, और बट काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कम होती है, मतलब यहाँ पे स्पीड क्या होती है, मिनिमम होती है। स्पीड क्या होती है पॉइंट ए पर, क्या होती है, मिनिमम। तो चलो स्पीड कंसिडर कर लेते हैं, पॉइंट ए पर कितनी स्पीड है, मैं कंसिडर करता हूँ वी ए है, जो कि मिनिमम, राइट। और पॉइंट यहाँ पर पॉइंट सी पर वी सी है, और पॉइंट बी पर क्या है, वी बी है, और पॉइंट डी पर वी डी ले लेता हूँ, राइट। और क्या बातें आती है इसके साथ साथ, जो मैंने यहाँ पे बताया फोर्सेस कैसे एक्ट करेंगे, तो पहले एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ तुमको मैं, छोटा सा डिस्क्रिप्शन ले देना बहुत जरूरी है। डेरिवेशन देखो, इसको बहुत तरीके से पढ़ा सकता हूँ मैं, लेकिन इसमें तुमको मैं ऐसी कोशिश कर रहा हूँ कि तुमको अगर डेरिवेशंस लिखने भी पड़े तो तुम कैसे उसको सक्सेसफुली लिख सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन, राइट। देखो नेक्स्ट, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कंसीडर अ पॉइंट मास m is tied to a string, tied to a massless inextensible string, massless inextensible string, right, inextensible and flexible string, flexible string, स्ट्रिंग फ्लेक्सिबल ही होता है भाई, रॉड जैसा नहीं होता एकदम टाइट, स्ट्रिंग फ्लेक्सिबल होगा लेकिन इनएक्सटेंसिबल होगा, वो खींचेगा नहीं, कहने का मतलब मासलेस मतलब उसका मास हम लोग अवॉइड कर रहे हैं। अब इसमें होता क्या है देखो, वेयर, हाँ, वेयर mass m is performing vertical circular motion,
vertical VCM, vertical circular motion, and A, B and C or D are the top, bottom, and mid position. Mid position रेस्पेक्टिवली। मतलब ये क्या मैंने डिस्क्राइब किया, ये टॉप बॉटम एंड मिड पोजीशन है। अब बातें करेंगे हम लोग फोर्सेस कैसे एक्ट कर रहे हैं। तो फोर्सेस की बात करूँ तो मैं जस्ट एक्सप्लेन करता हूँ, बाद में लिखता हूँ। ओके, एक्सप्लेन क्या, देखो यहाँ पे मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ। जैसे यहाँ पर है, ये जो फोर्स है इसका वेट हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है। एक दिमाग के अंदर ये चीज बिठा लो। फर्स्ट पॉइंट है मेरा, वेट ऑलवेज एक्ट्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो किसी भी पोजीशन पर रहने दो, वेट हमेशा कहाँ जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगा। वेट हमेशा कहाँ जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, देखो ये mg और यहाँ पे भी mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ पर भी mg है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये भी mg है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, सभी पोजीशन पर। अब बचा टेंशन। स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में जब टेंशन क्रिएट होगा तभी तो सर्कल कंप्लीट होगा ना, पहले ही सीखे तुम। तो टेंशन क्रिएट होगा तो टेंशन ऑलवेज, टेंशन का एक फंडा होता है, वेट का जैसे फंडा होता है कि वो डाउनवर्ड एक्ट करता है, वैसे टेंशन ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड द सेंटर। तो टेंशन एट पोजीशन ए, वी आर कंसीडरिंग टी ए, एंड टेंशन एट पोजीशन बी। अब देखो टूवर्ड द सेंटर होता है ऑलवेज, किसी भी पोजीशन पर रहने दो, वो कहाँ जाएगा, टूवर्ड द सेंटर। तो पॉइंट बी पर टूवर्ड द सेंटर मतलब ये पोजीशन हो गई, यहाँ पर देख सकते हो एरो बनाया मैंने। ओके, अब पॉइंट सी और डी की बात करें तो वहां पर भी टेंशन एट सी एंड टेंशन एट डी एक्ट्स टुवर्ड द सेंटर। तो टेंशन हमेशा सेंटर की तरफ एक्ट करता है, स्ट्रिंग के अंदर जो है अलोंग द स्ट्रिंग होता है, लेकिन वेट ऑलवेज डाउनवर्ड एक्ट करता है, मतलब टुवर्ड द अर्थ। समझ रहे? ओके, अब इसमें हम लोग समझेंगे कि ये फोर्स कैसे, क्या डायरेक्शन में है, और डायरेक्शन में आए तो उसमें क्या रिजल्टेंट होता है, कौन सा फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए यूज होता है, ये सब बातें। तो यहाँ पर अभी तक क्लियर रखो कि कैसे मैंने डिस्क्राइब किया है, उसके साथ साथ इसके अंदर जो वेट है वो टूवर्ड द डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। और जो ये होता है टेंशन फोर्स होता है वो अलोंग द स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग पर ही होता है, स्ट्रिंग के अंदर ही होता है टेंशन, लेकिन टुवर्ड द सेंटर, टुवर्ड द फिक्स पॉइंट होता है। समझ गए? अभी आगे हम लोग देख रहे हैं, आगे मैं लिख लेता हूँ पहले से डायरेक्शन के बारे में, जो मैंने तुमको एक्सप्लेन किया वही लिख रहा हूँ। तो अगर तुम नोट्स लिख रहे हो तो उसके साथ साथ तुम वहाँ पे नोट्स बना सकते हो मेरे इसके वीडियो के साथ साथ। देखो यहाँ पर जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, मैंने लिख दिया पहले से, ये डेरिवेशन का ही पार्ट है। डेरिवेशन का पार्ट है तो इसमें सिंपली क्या लिखा हुआ है मैं बताता हूँ। डेरिवेशन के पार्ट में ये यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। देखो, फोर्स एक्टिंग ऑन द मास आर, इसमें कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं उसके बारे में लिखा, जो अभी अभी मैंने एक्सप्लेन किया था तुमको। टेंशन टी अलोंग द स्ट्रिंग टूवर्ड द सेंटर, टेंशन टी अलोंग द स्ट्रिंग टूवर्ड द सेंटर। तो मैंने जो बताया वही लिखा है यहाँ पे। कोई भी टेंशन हो हमेशा कहाँ एक्ट करता है, टूवर्ड द सेंटर, सेंटर की तरफ। सेंटर कहाँ पर है, सेंटर देख सकते हो तुम लोग कहाँ पर है, सेंटर है ये पॉइंट, राइट, ये सेंटर है पॉइंट ओ, राइट, सेंटर की तरफ ही एक्ट कर रहे हैं सभी टेंशन के फोर्स, टी ए टी बी टी सी और ये सब कुछ, ये फोर्स, राइट, समझ सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो एक और पोजीशन है, जैसे मैंने 4 पोजीशन के बारे में बताया, लेकिन यहाँ पर पॉइंट पी लेता हूँ, और ये पॉइंट पी क्या है, एनी पोजीशन, मतलब ये टॉप बॉटम मिड के अलावा कोई भी पोजीशन हुआ उसके बारे में बात कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पर एक खासियत होती है कि वेट जो होता है डाउनवर्ड होता है, बट इसका कंपोनेंट फॉर्म होता है, क्योंकि टेंशन को बैलेंस करने के लिए जो फोर्स लगता है वेट का, वो कंपोनेंट उसका जाता है। क्यों कंपोनेंट जाता है, सपोज यहाँ पे अल्फा फॉर्म हो रहा है तो mg cos अल्फा यहाँ पर जाता है, राइट, और उसका mg sin अल्फा कहाँ जाएगा, mg sin अल्फा ये रहा। तो ये टेंशन को बैलेंस करने का काम इसका रहता है यहाँ पे। तो इसके बारे में डिटेल बातें करेंगे हम लोग आगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर समझते कैसे, क्या डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखा है वो बताता हूँ खाली। ओके, तो जैसे मैंने बताया कि टेंशन एक्ट करता, कौन कौन से फोर्स एक्ट करते हैं बहुत ही क्लियर रखना है, पॉइंट फॉर्म में ही याद रखना, ठीक है। टेंशन टी एक्ट्स टुवर्ड द सेंटर एंड अलोंग द स्ट्रिंग। और दूसरा कौन सा फोर्स इस पे एक्ट करता है, वेट एक्ट करता है। मैंने पहले ही बताया कि वेट कहाँ एक्ट करता है, वेट ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड, राइट,
वेट ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड, मतलब कहीं भी रहे टुवर्ड द अर्थ ही एक्ट करने वाला वेट। तो तुम डायग्राम में देख सकते हो, ये देखो वेट है, और ये भी वेट है, ये भी वेट है, ये भी वेट है mg, और ये भी, और डायरेक्शन मैंने एरो के हेल्प से दिखाया है तो समझ सकते हो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है यहाँ। ठीक है, तो ये दो ही फोर्स एक्ट करते हैं स्ट्रिंग वाले केस में, अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो रहा है तो। ओके, अब इसके आगे, अब इनमें रिलेशन क्या है तुम समझ सकते हो, रिलेशन बताने की बारी आएगी तो इसमें बहुत ही सिंपली हम लोग समझ सकते हैं। देखो, जो है रिलेशन की बात कर रहा हूँ, तो जैसे ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अलॉन्ग ही दोनों फोर्स है यहाँ पर, दोनों फोर्स टॉप पोजीशन पर, जिसको मैं टॉप पोजीशन ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन ए कंसीडर कर रहा हूँ, तो स्ट्रिंग के अलॉन्ग दोनों फोर्स से देख सकते हो, ये मास भी तुम्हारा, वेट भी तुम्हारा इसी पे एक्ट कर रहा है, और टेंशन भी इसी लाइन पे एक्ट कर रहा है, और सेम डायरेक्शन में बॉटम पोजीशन पे देखे तो भी एक ही लाइन में है, सिर्फ डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। और मिड पोजीशन पे देखे तो कैसा डायरेक्शन आ रहा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं दोनों फोर्स, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। मिड पोजीशन दो है यहाँ पर हमारे पास, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट करते हैं यहाँ पर। लेकिन हम लोग ये थर्ड पॉइंट, आर्बिट्री पॉइंट, यानी रैंडम पोजीशन की बातें करते हैं, तो इसमें टेंशन नीड नॉट बी एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर, मतलब जरूरी नहीं कि टेंशन सेंटर की तरफ ही एक्ट करेगा, बट अलोंग द स्ट्रिंग तो होगा ही होगा, राइट। और एक बात, इसमें वेट डाउनवर्ड एक्ट करता है बट इसके कंपोनेंट्स फॉर्म हो जाते हैं, तो टेंशन को बैलेंस करता है mg cos अल्फा, और दूसरा इसका कंपोनेंट होता है mg sin अल्फा। तो ये करता है क्या है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स में पार्ट नहीं लेता है, राइट। ये जो आर्बिट्री पोजीशन पर फोर्स एक्ट हो रहा है, रिजल्टेंट फोर्स, वो सेंट्रल, मतलब ये टुवर्ड द सेंटर तो है ही नहीं, तो सेंटर की तरफ मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे बन सकता है, राइट। तो जो आर्बिट्री पोजीशन की बात आती है, तो आर्बिट्री पोजीशन पर जो भी रिजल्टेंट फोर्स होता है, जो भी रिजल्टेंट फोर्स होता है, वो रिजल्टेंट फोर्स बनता है क्या, वही रिजल्टेंट फोर्स बनता है हमारा वेलोसिटी चेंज करने वाला फोर्स। यहाँ पर ईच एंड एवरी पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, तुम जानते हो, तो ये टेंजेंट एक्ट करता है और वेलोसिटी चेंज करता है। वेलोसिटी चेंज करता है का मतलब, इसको डिटेल में हम लोग आगे लास्ट में मैं एक कंक्लूजन दूंगा, लेकिन हमको हमारा मेन पार्ट है जो टॉप बॉटम एंड मिड पोजीशन की बातें करना। और यहाँ पे फोर्स क्या हो रहा है मैंने ऑलरेडी बता दिया है, यहाँ पर तुमको क्या बताया, देखो, फॉर टॉप एंड बॉटम पोजीशन, टेंशन टी and weight mg are in same direction, same line along the string are in same direction, okay, okay। and mid position पे क्या हो रहा है, mid position पे cd टेंशन एंड वेट एक्ट्स परपेंडिकुलर, ये पहले से मैंने तुमको डायग्राम में एक्सप्लेन कर लिया है, परपेंडिकुलर एक्ट करता है मतलब 90 डिग्री पे एक्ट करता है मेन पोजीशन पर। और एनी आर्बिट्री पोजीशन के लिए क्या बताया मैंने, टेंशन नीड नॉट बी एक्ट टुवर्ड द सेंटर, एंड रिजल्टेंट फोर्स एंड वेट एक्ट्स टेंजेंट फॉर चेंजिंग द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट मास। मतलब यहाँ पर क्या होता है, जो रैंडम पोजीशन की बात आती है, जैसे टॉप बॉटम और मिड पोजीशन तो स्टैंडर्ड पोजीशन हो गया, रैंडम पोजीशन की बात आती है तो वहाँ पे जो रिजल्टेंट फोर्स होता है, टेंशन और वेट का रिजल्टेंट फोर्स, जो मतलब टोटल फोर्स एक्ट करता है वहाँ पे, वो टोटल फोर्स कहाँ एक्ट करता है, टेंजेंट एक्ट करता है, और वो हमेशा वेलोसिटी को चेंज करने के लिए होता है। वेलोसिटी चेंज का मतलब वेलोसिटी इंक्रीज नहीं, सिर्फ इंक्रीज या डिक्रीज नहीं, दोनों करता है। वेलोसिटी इंक्रीज भी करता है। इंक्रीज कब करता है, जब ऊपर की तरफ जा रहा हो ऑब्जेक्ट तो वेलोसिटी डिक्रीज होती है, जैसे यहाँ पर है, जैसे ऊपर की तरफ मोशन परफॉर्म हो रहा है तो यहाँ पे जो टेंजेंट फोर्स है इस डायरेक्शन में जाता है, mg sin अल्फा। ये किसके लिए है, याद रखना, रैंडम पोजीशन के लिए। ओके, जब वो नीचे की तरफ आता है, यहाँ से नीचे की तरफ आता है, तो उसका जो रिजल्टेंट होता है वो मोशन के डायरेक्शन में ही होता है, इस डायरेक्शन में होता है, राइट, mg sin अल्फा। और इससे क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो यहाँ पे इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी, इंक्रीज वेलोसिटी, और यहाँ पे डिक्रीज। तो वेलोसिटी में रिस्पॉन्सिबल फोर्स हमेशा याद रखना साइन कंपोनेंट होता है वेट का, और यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये पॉइंट नोट करके रखना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, अभी क्या कवर किया, सबसे पहले इसमें क्या कवर किया, उस वर्टिकल सर्कुलर मोशन में स्ट्रिंग के केस में कैसे फोर्सेस एक्ट करते हैं वो कवर किया, ठीक है, स्ट्रिंग के केस में। और यहाँ पे फोर्स दो टाइप के होते हैं, टेंशन एंड वेट के बारे में डिस्कशन किया।
और डिटेल डिस्कशन है यहाँ पे, मैंने लिख के भी दिया और नोट्स तुमको, तुम साथ में कॉपी भी कर सकते हैं। और अब इसके बाद इक्वेशंस कैसे फॉर्म होते हैं, वेट एक दूसरे को, टेंशन को बैलेंस कैसे करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलता है, ये सब बातें करूंगा, राइट। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट, मैं कुछ इक्वेशंस लिखता हूँ यहाँ पे जो कि इसमें क्लियर करेगा तुमको कि इसका डेरिवेशंस कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। देखो अभी हम मेन बॉडी स्टार्ट करते हैं इसका। मेन बॉडी क्या आता है वो देखो ध्यान से। मेन बॉडी में आता है हमारा कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। मेन बॉडी डेरिवेशन की है, हम लोग वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं। टू फाइंड वेलोसिटी वी ए, वी बी एंड वी सी। समझ गए, वी ए, वी बी एंड वी सी। ओके, वी ए, वी बी एंड वी सी। ओके फाइन। अब मैंने पहले से यहाँ पे देखो लिखा है टेंशन एट द टॉप पोजीशन, टेंशन एट द टॉप पोजीशन, टेंशन एट द टॉप पोजीशन ए एंड वेट बोथ एक्ट्स टुवर्ड द सेंटर। दिख रहा है तुमको, देखो यहाँ पे ये टेंशन है और ये वेट है, दोनों कहाँ, ये टॉप पोजीशन है वर्टिकल सर्कुलर मोशन का, तो दोनों कहाँ एक्ट कर रहे हैं, टुवर्ड द सेंटर एक्ट कर रहे हैं। मतलब जो भी फोर्स टुवर्ड द सेंटर एक्ट करता है वो फोर्स कौन सा फोर्स होता है भाई, वो फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मैं लिख सकता हूँ सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू टी ए प्लस एम जी, लिख सकता हूँ, लिख देता हूँ चलो। सो देयरफॉर फॉर्मूले फॉर्म में क्या लिखूंगा, एम वी ए स्क्वायर, वेलोसिटी एट ए क्या है, वी ए है, अपॉन आर, आर क्या है, रेडियस है, ये रेडियस है आर, समझ सकते हो। और यहाँ पे रेडियस बनाओ तो ये रेडियस पूरा हो गया, पूरा है यहाँ, ये खाली डॉटेड वाला नहीं, पूरा रेडियस है। ओके, इज इक्वल टू टी ए प्लस एम जी। तो मेरा एम क्या है, फाइंड करना वेलोसिटी। तो इसके लिए बाउंड्री कंडीशन लेता हूँ। तुम धागे से घुमाते हो जब किसी भी मास को वर्टिकल सर्कल में, तुम देखते हो कि तुमको एक स्पीड मेंटेन करनी पड़ती है, मिनिमम स्पीड रखनी पड़ती है। अगर तुम धागा जब तक लूज है तब तक वो मूव नहीं करेगा, और लूज कब तक रहेगा, लूज तब तक रहेगा जब तक तुम उसको एक पर्टिकुलर स्पीड से नहीं घुमाते, राइट। तो इसके पास एक पर्टिकुलर स्पीड देनी पड़ेगी, तो मैं कंसिडर करता हूँ फॉर मिनिमम स्पीड, फॉर मिनिमम स्पीड, मिनिमम स्पीड मतलब जस्ट वो बाउंड्री कंडीशन है, फॉर मिनिमम स्पीड वी ए, फॉर मिनिमम स्पीड वी ए टेंशन टी ए बिकम्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो। मतलब वही बाउंड्री कंडीशन होती है, जब तुम मिनिमम स्पीड से जो थोड़ा भी कम करते हो तो टेंशन क्या होता है, जीरो हो जाता है। समझ सकते हो, ये टेंशन क्या हो जाएगा, जीरो, अगर तुमने ये वेलोसिटी मेंटेन नहीं किया तो अब इक्वेशन कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ मैं इक्वेशन वन को, बहुत ही सिंपल है, टी ए को जीरो ले लो, तो एम वी ए स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू जीरो प्लस एम जी। तो जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, ये जीरो हो गया ना। ओके, ये जीरो हो गया अभी। अब देखो मास मास कैंसिल, तो वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू आर इंटू जी, देयरफॉर वी ए इज इक्वल टू रूट आर जी। समझ गए, वी ए मतलब मिनिमम स्पीड एट टॉप, या इसको मैं सिंपली लिखूंगा क्या, मिनिमम वेलोसिटी एट टॉप पोजीशन, टॉप पोजीशन, राइट, मिनिमम वेलोसिटी एट टॉप पोजीशन। ओके, अब देखो यहाँ पे सिंपली समझने की कोशिश करो कि इसमें क्या बताने जा रहा हूँ मैं। जैसे जैसे ये नीचे आएगा ना, ये सर्कल यहाँ से ये टॉप पोजीशन से स्टार्ट किया ना हम लोगों ने स्टडी, तो ये नीचे आ रहा है। अब नीचे आ रहा है तो उसमें हम लोग देख रहे हैं कि उसकी स्पीड बढ़ते जा रही है, क्यों बढ़ते जा रही है भाई, क्योंकि उसका पोटेंशियल एनर्जी कम होता जा रहा है, हाइट कम होती जा रही है ना, हाइट यही मिनिमम है, राइट। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कम होगी जैसे जैसे नीचे आएगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ती जाएगी, मतलब स्पीड क्या होगी, बढ़ती जाएगी। मिड पोजीशन की बात बाद में करता हूँ, बॉटम की पहले कर लेता हूँ, राइट। तो उसके हिसाब से मैं लिखूँ अगर, तो वाइल यहाँ पे सिंपली मतलब एक वाइल कमिंग टू द बॉटम position from top, right, change in kinetic energy, जो भी होगा क्या, चेंज इन, जितनी काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस होंगे उतना ही पोटेंशियल बनेगा, राइट, या जितना पोटेंशियल में चेंज होगा उतना ही काइनेटिक बनेगा। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी,
राइट। ये कैसे लिखा मैंने, किस वजह से लिखा भाई, इसको इक्वेशन लेता हूँ, इक्वेशन नंबर 2। और क्या है इसके साथ साथ रीजन क्या है, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी में चेंजेस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ऐसा बोल सकता हूँ मैं। ओके, तो अकॉर्डिंगली तुम, मैंने तो पहले ही बताया कि नीचे जैसे जैसे आ रहा है काइनेटिक ज्यादा हो रहा है, पोटेंशियल कम हो रहा है, तो काइनेटिक किसका ज्यादा रहेगा, इस मेरे बताने के हिसाब से काइनेटिक किसका ज्यादा होगा, नीचे की तरफ आ रहा है तो पॉइंट बी पर काइनेटिक ज्यादा होगा, तो बी में से ए को माइनस करोगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए इज इक्वल टू, अब पोटेंशियल एनर्जी किसकी ज्यादा है भाई, टॉप पोजीशन की है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टॉप पोजीशन माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉटम पोजीशन, राइट। ये हो गया हमारा मेन इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3 में बोल सकता हूँ, राइट। अब मैं एक एक करके पहले तो काइनेटिक पोटेंशियल लिख लेता हूँ एक बार, ठीक है। देखो काइनेटिक लिखता हूँ, काइनेटिक एनर्जी एट बी क्या होगा, बी होगा हाफ एम वी बी स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला होता है ना। और काइनेटिक एनर्जी एट ए क्या होगा, हाफ एम वी ए स्क्वायर, वी ए स्क्वायर। ऐसे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा बी पर जीरो, क्यू सिंस हाइट क्या है वहां पे जीरो है, वही तो रिफरेंस पॉइंट है ना, देखो डायग्राम में देखो, यहाँ पर से ही हाइट मेजर हो रहा है, तो ये जीरो ही हाइट होगा ना इस पॉइंट का। और यहाँ पर यहाँ पर जब जाएगा टॉप पोजीशन पर कितनी हाइट होगी, तो वहां पे हाइट लेने के लिए हम लोग इस आर को इस आर में प्लस कर देते, तो कहने का मतलब डायमीटर, डायमीटर के इतना हाइट हो जाएगा, देख रहे हो ना तुम, ये डायमीटर ही है ना, ये डायमीटर है, राइट। तो डायमीटर हाइट हो जाएगा, तो मैं किसके लिए, टॉप पोजीशन के लिए, लेकिन बॉटम के लिए नहीं, बॉटम के लिए हाइट जीरो है, तो पोटेंशियल एनर्जी फॉर पोजीशन ए, पोजीशन ए इज इक्वल टू एम जी एच, एम जी एच, देयरफॉर एम जी टू आर, क्यों लिखा मैंने ऐसा, सिंस एच इज इक्वल टू क्या है वहां पे, डायमीटर है, डायमीटर क्या होता है, टू आर है, तो टू एम जी आर लिख लेता हूँ इसको, ओके। अब इसके अकॉर्डिंगली मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूँ, कौन से में, इक्वेशन नंबर 3 में, राइट। सो देयरफॉर इक्वेशन 3 बिकम्स, कैसे लिखूंगा देखो, हाफ एम वी वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए, मतलब 2 mgr माइनस जीरो। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं और फाइंड कर लेते हैं। देखो अब क्या आ जाएगा, हाफ एम वी बी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 mgr। देखो स्टेप्स तो मैं बड़ा लिख रहा हूँ, तुम चाहे तो स्किप कर सकते हो, मुझे एक्सप्लेन करना है इसलिए थोड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, राइट। सो देयरफॉर अब यहाँ पे मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ, हाफ एम वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 mgr। ओके, हाफ एम को मैं दूसरे साइड लेके चले जाता हूँ, कौन से साइड, इस साइड। तो अब देखो क्या होगा, तो हाफ हाफ तो निकल ही जाएगा ना, देखो क्या हो जाएगा, वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर, वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, टू, देखो हाफ यहाँ पे गया तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 2 × 2, तो मैं इसको लिख देता हूँ 4, 2 × 2 क्या हो जाएगा 4 mgr। और यहाँ पे mm कैंसिल हो गया, क्या हो गया, m नीचे आया था ना, m ये रहा नीचे, तो mm कैंसिल, तो फाइनली आ जाता है 4rg, राइट। अब बट हम लोग को एक चीज और पता है, क्या पता है, बट मिनिमम वेलोसिटी एट बॉटम टॉप पोजीशन इज रूट आर जी, रूट आर जी, देयरफॉर वी ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर जी हो जाएगा। तो मैं इक्वेशन ऊपर वाले इक्वेशन में रखता हूँ यहाँ पे इस जगह पे, तो वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर, वी ए स्क्वायर मतलब आर जी इज इक्वल टू क्या, 4rg, लिखा है ना इक्वेशन में, जैसे है वैसे ही, देखो यहाँ पे इसका वैल्यू रख दिया मैंने और ये ऐसे ही लिख दिया यहाँ पे, ओके। तो वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं आर जी को दूसरे साइड लेके जाता हूँ तो प्लस हो जाएगा 4rg प्लस आर जी, तो कितना हो जाएगा 5rg, ओके। सो 5rg हो गया, तो वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू, नहीं वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू, नहीं स्क्वायर हटा ही देता हूँ, एक स्टेप और क्यों बढ़ाओ, राइट। तो स्क्वायर हटाने के लिए मुझे रूट लगाना पड़ेगा आर जी। तो ये क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी एट बॉटम पोजीशन, वेलोसिटी एट बॉटम पोजीशन,
बॉटम पोजीशन। क्लियर है? अब इसी मेथड से हम लोग ना वेलोसिटी एट मिड पोजीशन फाइंड करेंगे। इसी मेथड से, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। समझ गए? अब देखो नेक्स्ट मतलब कैसे फाइंड करेंगे हम लोग। जैसे मैंने अभी अभी कैसे फाइंड किया, हम लोगों ने ए से बी पर आया था, राइट? तो हम लोग अब फाइंड करेंगे बी से सी पर जाएगा, राइट? तो एक बार पहले लिख देता हूँ, काइनेटिक और पोटेंशियल तो पता ही चल चुका है। अब काइनेटिक पोटेंशियल के हिसाब से मैं अगर यहाँ पे लिखूं, पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, एम जी एच। लेकिन एच क्या है, इसका हाइट कितना है, ये रेडियस देख रहे हो, ये रेडियस के बराबर ही है ना हाइट, रेडियस के बराबर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एम जी आर। हाइट हाइट को रिप्लेस करूंगा आर से। एंड काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ एम वी सी स्क्वायर, हाफ एम वी सी स्क्वायर। और बी पोजीशन का तो हमको पता ही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या लिखेंगे इसमें, काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, लिख सकते हैं ना? चलो स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट टास्क है हमारा टू फाइंड वेलोसिटी एट मिड पोजीशन। मिड पोजीशन मीन्स सी एंड डी। सी एंड डी दोनों सेम होगा, सी और डी दोनों का पोजीशन क्या होगा, सेम होगा, राइट? इसको हाईलाइट कर देता हूं मैं। ओके, ये हमको करना है, मिड पोजीशन फाइंड करना है। अभी देखो बहुत ही ईजी है। जैसे मैं सर्कल यहाँ पे अगर फिर से ड्रॉ करूँ, तो ये बी पोजीशन था, बॉटम से सी पोजीशन पर जाएगा, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगी पोटेंशियल में। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि while moving from position B to position C in vertical circular motion, right? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जैसे मैंने पहले किया था, बहुत सारे मेथड से ये सॉल्व हो सकता है, बट ये इजी मेथड है इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, राइट? तो ये इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी हमेशा याद रखना इसका ही मैक्सिमम होता है। क्यों? क्योंकि जहाँ पे पोटेंशियल जीरो है, मतलब टोटल एनर्जी इसकी कन्वर्ट हो गई काइनेटिक के फॉर्म में बी पोजीशन पर। तो मैं इसको लिखूंगा यहाँ पर भी हाफ एम वी बी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी सी स्क्वायर, एम वी सी स्क्वायर, राइट? इसका काइनेटिक बी सी पे काइनेटिक एनर्जी इतना ही होगा ना, लेकिन बी से कम होगा क्योंकि बी पे मैक्सिमम होता है इस पूरे मोशन में। ओके, पोटेंशियल एनर्जी एट बी इज जीरो, तो वो जीरो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, उसको माइनस करेंगे इससे। तो एम जी आर, क्यू आर भाई, क्यू की एच इज इक्वल टू आर है। यहाँ पे हाइट कितनी है इस पोजीशन की, हाइट अगर परपेंडिकुलर हाइट की बात करें तो ये कितना आ जाएगा, आर के बराबर। यहाँ पे होगा तो 2r आता था, राइट? ए पोजीशन के लिए मैंने क्या लिया था, 2r, लेकिन सी पोजीशन के लिए r, यहाँ पे d भी रहेगा तो भी उसके लिए क्या लेना पड़ेगा, r हाइट। तो इसीलिए उसका जो फॉर्मूला बनेगा पोटेंशियल एनर्जी का, एम जी आर बनेगा, एम जी एच की जगह पे आर, आर इज रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, अब बहुत ही सिंपल हो गया इसको सॉल्व करना। देखो, हाफ एम वी स्क्वायर, इसमें भी कॉमन ले लो, हाफ एम वी बी स्क्वायर माइनस वी सी स्क्वायर रखो इसको, राइट? इज इक्वल टू एम जी आर, फाइन। अब देखो हाफ एम एम तो पहले कैंसिल कर लो, हाफ उधर जाएगा तो 2rg, तो वी बी स्क्वायर माइनस वी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2rg। ओके, सो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ वी सी स्क्वायर इज इक्वल टू वी बी स्क्वायर माइनस 2rg। और हमको पता है वीवी का वैल्यू कितना है, वीवी का वैल्यू होता है 5rg, वीवी स्क्वायर का वैल्यू 5rg माइनस 2rg। ऐसा क्यों लिखा मैंने, देखो सिंस हम लोग ने अभी भी फाइंड किया था इसके पहले कि वीवी इज इक्वल टू 5rg होता है, मतलब अगर स्क्वायर ले रहे हो तो रूट हट जाएगा, तो इसीलिए मैंने रखा है यहाँ पे वैल्यू। ओके, सो यहाँ पे आएगा 3rg, तो वी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3rg, सो देयरफॉर वी सी इज इक्वल टू, अब रूट आ जाएगा यहाँ पे 3rg। तो ये क्या है, वेलोसिटी एट मिड पोजीशन, वेलोसिटी एट मिड पोजीशन,
वेलोसिटी एट मिड पोजीशन, समझ गए? मिड पोजीशन सी और डी दोनों के लिए है ये। ओके, तो वेलोसिटी तो फाइंड कर लिया। अब बात आती है टेंशन की। अब टेंशन में क्या डिफरेंसेस आते हैं देख लेते हैं एक बार हम लोग। टेंशन की बात कर लेते हैं। ओके, अब ये डेरिवेशन देखो ऊपर से नीचे तक मैं तुमको एक बार, ताकि तुम लिख सको अच्छे से प्रॉपरली। देखो यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या किया था, ए पोजीशन पे फाइंड करने के लिए टेंशन वाले फॉर्मूले का मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स का हेल्प लिया था। अब जैसे ये फाइंड हो गया, वी ए मिल गया, वी ए मिल गया, तो मैं इसके बाद में क्या किया, इसका काइनेटिक एनर्जी मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हेल्प से बॉटम पोजीशन पे वेलोसिटी फाइंड कर दिया। रूट फाइव आर जी आ गया था, रूट फाइव आर जी आ गया। उसके बाद में मिड पोजीशन पे फाइंड किया जिसमें रूट थ्री आर जी आया, राइट। और वो टेक्निक क्या यूज किया, वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो ये एक कंप्लीट डेरिवेशन हो गया वेलोसिटी का। वेलोसिटी के बाद टेंशन में क्या डिफरेंसेस आते हैं उसकी बात करते हैं। टेंशन में डिफरेंस का भी एक डेरिवेशन है अलग से कि टॉप एंड बॉटम पोजीशन पे टेंशन में डिफरेंस कितना होगा। चलो देखते हैं। चलो, टेंशन मतलब टॉप एंड बॉटम पोजीशन पे टेंशन में डिफरेंसेस कितने होंगे, तो एक डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ मैं यहाँ पे छोटा सा। डायग्राम में सिर्फ टेंशन की बात करूंगा मैं। जैसे ये बॉटम पोजीशन हो गया, ये टॉप पोजीशन हो गया, ये स्ट्रिंग हो गई अपनी, राइट, स्ट्रिंग हो गई, और ये सेंटर हो गया। सेंटर हो गया ना। चलो अब मैं बताता हूँ यहाँ पर। जैसे तुमको पता है कि यहाँ पर जो टेंशन होगा, टेंशन ए acts toward the center and weight downward, यहाँ पे weight downward and tension toward the center, right। और ये पोजीशन ए है हमारा टॉप पोजीशन, ये पोजीशन बी है बॉटम पोजीशन। ओके, पोजीशन बी है बॉटम पोजीशन। एंड यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, यहाँ पे वेलोसिटी बॉटम पोजीशन पे आती है रूट फाइव आर जी, और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी आती है, वी ए रूट आर जी, फाइन। ओके, अब मैं देखो यहाँ पे वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हम लोग करने क्या जा रहे हैं, टू फाइंड डिफरेंस between the tension, difference between the tension of top and bottom position, top and bottom position, टॉप एंड बॉटम पोजीशन, समझ गए। तो ये हमारा टॉपिक है छोटा सा। ओके, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये हमारा टॉपिक है, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं, बहुत इजी इसको स्टार्ट करना। तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ एट टॉप पोजीशन। डिस्क्रिप्शन में पहले ही दे चुका हूँ फोर्स के बारे में, तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा अभी। एट टॉप पोजीशन क्या होगा, जब तुम फ्रेश इसको ओनली टेंशन का लिखोगे तो तुमको वो लिखना पड़ेगा डायरेक्शन, टी ए एन एम जी टूवर्ड द सेंटर, ये सब लिखना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ डायरेक्टली टी ए प्लस एम जी इज इक्वल टू एम वी ए स्क्वायर अपॉन आर। ओके, ये इक्वेशन वन, नहीं इक्वेशन वन नहीं, टेंशन का डिफरेंस फाइंड करना है ना, तो टेंशन के फॉर्म में लाके मैं इक्वेशन वन लेता हूँ। तो देयरफॉर टी ए इज इक्वल टू एम वी ए स्क्वायर अपॉन आर, ये एम जी दूसरे साइड आ जाएगा, ये इधर, ये इस साइड आ जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस एम जी। अब इसको इक्वेशन कंसिडर करता है, इक्वेशन नंबर टू कहाँ से आ रहा है, वन, इक्वेशन नंबर वन। तो एंड एट बॉटम पोजिशन, एट बॉटम पोजीशन क्या होगा, बॉटम पोजीशन पे देखो तुम देख सकते हो वेट नीचे जा रहा है और टी बी ऊपर जा रहा है, तो माइनस होगा, तो टी बी माइनस वेट एम जी, और जो भी बचेगा रिजल्टेंट आएगा वही बनेगा सेंट्रीपिटल फोर्स एट बॉटम पोजीशन, तो मतलब एम वी बी स्क्वायर अपॉन आर। सो देयरफॉर टी बी टेंशन का फॉर्मूला बनाना है ना, तो इसको इस साइड लेके आओगे तो प्लस हो जाएगा, तो एम वी बी स्क्वायर अपॉन आर प्लस एम जी, समझ गए। ओके, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर टू। तो इक्वेशन टू, एक बात याद रखो कि जो बॉटम पे होता है ना, तो उसके पास ये टेंशन ज़्यादा होता है, क्योंकि तुम जानते हो वेट नीचे की तरफ अट्रैक्टेड होता है। वेट नीचे की अट्रैक्टेड होगा उस टाइम पे स्ट्रिंग के अंदर ऑटोमेटिक ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या आएगा, टेंशन क्रिएट होता है, तो मतलब उसका टेंशन ज़्यादा होता है बॉटम पोजिशन पे। तो देयरफॉर इक्वेशन टू में से इक्वेशन वन को तो सब्स्टिट्यूटिंग
नहीं, डायरेक्टली लिख देता हूँ, इतना स्टेटमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तुमको समझना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। ओके, तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 ऐसे समझा। सी देयरफॉर इक्वेशन 2 पहले लिख दो, टी बी माइनस टी ए इज इक्वल टू क्या लिखोगे भाई, टी बी वाला पहले लिखो, तो वी बी स्क्वायर अपॉन आर प्लस एम जी माइनस टी ए वाला ये पोर्शन लिखो, एम वी ए स्क्वायर अपॉन आर माइनस एम जी। अब बहुत इजी हो गया, देखो समझो बात को, यहाँ पे सब में माइनस एम आ रहा है ना, एम अपॉन आर नहीं, पहले एक साथ कर देता, चलो एम वी बी स्क्वायर अपॉन आर, देखो ये तो ऐसा वाला टर्म हो गया, अब इसको मैं इधर लिख देता हूँ इसके साथ, तो माइनस एम वी ए स्क्वायर, साइड चेंज नहीं हुआ इसलिए सिंबल चेंज नहीं हुआ। ओके, तो अब क्या लिखूंगा यहाँ पे, देखो एक में प्लस आया दूसरे में माइनस आया है, एक में प्लस आया दूसरे में माइनस आया, तो मैं इसको क्या हटा ही दूँ क्या, हटाना अच्छा रहेगा क्या, एक में प्लस दूसरे में माइनस, चलो भाई नहीं, लेकिन यहाँ पे माइनस हुआ था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना ये इक्वेशन में, यहाँ पे प्लस लेना पड़ेगा, सॉरी ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2mg प्लस क्या आ जाएगा 2mg, फाइन। अब ले लो कॉमन, अब ले लो क्या कॉमन, m अपॉन आर को कॉमन ले लो, वी ए स्क्वायर माइनस वी बी स्क्वायर प्लस 2mg। ये देखो ये एक इक्वेशन हो सकता है हमारे लिए, एक इक्वेशन ये भी होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में आने के पहले, राइट। एक इक्वेशन ये हो गया, ये स्टेप्स है, इसको एक इक्वेशन के फॉर्म में याद रखो जब तुमको वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ती किसी पोजीशन पर, राइट। ओके, अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे समझना ये है कि अब आगे मैं बढ़ता हूँ, वैल्यू रखता हूँ, वैल्यू m अपॉन आर, वी ए की वैल्यू क्या होती है, वी ए की स्क्वायर है तो आर जी ले लेता हूँ, और पहले से यहाँ पे नहीं वी भी आएगा ना भाई, क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, हाँ वी भी आएगा, तो 5rg माइनस आर जी प्लस 2mg बाहर है। ओके, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा अगर, तो m अपॉन आर 5rg माइनस आर जी कितना आएगा 4rg प्लस 2mg। ओके, आर आर गेट्स कैंसल, तो 4mg प्लस 2mg, 2mg तो हो गया 6mg। अब यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि जो टेंशन का डिफरेंस होता है टॉप एंड बॉटम पोजीशन में वो फिक्स होता है, इट इज कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट, कांस्टेंट क्यों, सिंस मास एंड ग्रेविटी विल बी कांस्टेंट, विल बी कांस्टेंट। तो कहने का मतलब डिफरेंस स्टैंडर्ड है, mg क्या होता है 6mg, मास मतलब 6 इंटू वेट ऑफ द पार्टिकल, वेट ऑफ द पॉइंट मास, राइट। इस केस में हम लोग समझ सकते हैं कि वो क्या होता है कांस्टेंट होता है डिफरेंस, हमेशा हमेशा 6mg आंख बंद करके ले लेना, उसके लिए कुछ वेलोसिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी हम लोग को, तो इसलिए वेलोसिटी एंड रेडियस किसी की जरूरत नहीं है, तो ऐसा भी बोल सकता हूँ, इट डजंट डिपेंड्स ऑन the velocity v and radius r, velocity v and radius r, right। तो ये सब मतलब तुमको क्या करना है, ये अगर देखा जाए तो ये कंसेप्ट क्या हो रहा है, एक बहुत ही बड़ा फॉर्म लेता जा रहा है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करके लिखना, मैं जैसे एक्सप्लेन किया वो बताता हूँ। मैंने सबसे पहले तुमको इसके बारे में वर्टिकल सर्कुलर में क्या, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में क्या डिफरेंस होता है वो वीडियो की हेल्प से एक्सप्लेन किया। फिर उसके बाद मैंने स्ट्रिंग वाला एक एप्लीकेशन लिया जिसमें स्ट्रिंग के साथ मैंने एक पॉइंट मास को टाइट किया है और उसको घुमा रहा हूँ वर्टिकल सर्कल में, राइट। और उसके बाद मैंने क्या किया, उसमें वेलोसिटीज फाइंड किए डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर, और वो भी कैसे फाइंड किया, फोर्स को डिस्क्राइब करते हुए, कौन फोर्स कैसे एक्ट करेगा, टेंशन और वेट किस डायरेक्शन में जाएंगे किस पोजीशन के लिए, और उसके अकॉर्डिंग मैंने तुमको वेलोसिटी फाइंड किया टॉप पोजीशन और बॉटम पोजीशन, और उसके बाद में मिड पोजीशन के लिए। अब उसके बाद क्या किया, टेंशन में क्या डिफरेंसेस आते हैं स्ट्रिंग में, क्योंकि टेंशन एक मेजर फैक्टर होता है स्ट्रिंग में, बहुत ज्यादा टेंशन हो तो स्ट्रिंग टूट भी सकती है, राइट। तो टेंशन में क्या डिफरेंसेस आते हैं वो किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है मास ऑफ पार्टिकल पर, और वो मैंने अभी अभी प्रूफ किया, तुम यहाँ पर देख सकते हो, दो टेंशन का इक्वेशन बनाया टॉप एंड बॉटम पोजीशन के लिए। तो इसमें मेन थिंग्स क्या है, ये मेन थिंग्स है तुम्हारा, मेन थिंग्स में ये आता है, ये इक्वेशन आता है, ये इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हो, अगर तुमको ये अच्छे से करने आ गया
तो आ जाएगा। ये क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में जो भी फोर्स है उसको डिफरेंट प्लस हो रहा तो प्लस, सेम डायरेक्शन में तो प्लस और अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस, राइट। तो फाइनली मेरा ये इक्वेशन आया 6 mg, टेंशन डिफरेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम पोजिशन in the case of string revolving in a vertical circular motion with stone या फिर एक point mass is 6 mg, right। तो नेक्स्ट हम लोग अब आगे पढ़ने जा रहे हैं और भी। सो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं, देखो वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऑफ a point mass of a point mass attached to a massless string। देखो बच्चों, मैं एक बात बताता हूँ तुमको इसके बारे में कि जैसे स्ट्रिंग के केस में हुआ ना, स्ट्रिंग के केस में क्या था, एक स्ट्रिंग था और एक मास कनेक्टेड था इसके साथ में। वैसे ही अगर हम लोग एक रॉड ले ले, ऐसे रॉड ले ले मासलेस, और इसके साथ कुछ मास अटैच कर दे रॉड के साथ, और ये फिक्स पॉइंट है, सेंटर है सपोज, तो ये ऐसे रोटेट करेगा तो इसका भी तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन होगा। तो इस केस में तो टेंशन होगा नहीं, तुम जानते हो इस केस में क्या होगा, टेंशन एब्सेंट है, टेंशन है ही नहीं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर जो फॉर्मूलेज आएंगे उसमें थोड़े चेंजेस आएंगे, समझो अच्छे से। इसमें चेंजेस आएंगे, क्या होगा तुमको, वेलोसिटी एट लोवेस्ट पोजीशन, जैसे बी पोजीशन, वी बी मिनिमम will be root 4rg, right, okay, and v horizontal position पे क्या आएगा, v at c position मतलब मिड पोजीशन पे क्या आएगा, रूट 2rg। लेकिन दोनों पोजीशन में जो फोर्स में डिफरेंसेस आएंगे वो क्या होगा, 6 mg होगा। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात है कि इसका प्रूफ, टू प्रूव दैट, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, होमवर्क है मतलब ये तुम्हारे, देखो मैं बताता हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे बताना नहीं है, मुझे बताना है, लेकिन तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ये चीज तुमको दिया गया है कि तुम पढ़ो और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, जो स्ट्रिंग वाले केस में किया था उसके अकॉर्डिंग। ओके, इसका कहने का मतलब, तुम ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि तुम ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा ब्रेन डेवलप हो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो मैं भी तुमको इस चीज के लिए छोड़ता हूँ अभी, क्योंकि मैं सॉल्व करूंगा, लेकिन तुम मुझे बोलोगे, मुझे मेल करो या मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर होता है, उस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो कि कोई भी हो तुम, भाई नाम और वीडियो का रेफरेंस देके तुम मुझे वो क्वेश्चन पूछ सकते हो, सर ये प्रूफ आपने नहीं बताया था, सर प्लीज बता दो, तो मैं उसका सॉल्यूशन तुमको सेंड करूंगा। लेकिन तब तक के लिए क्या करना है, तुमको सर्च करना है, इसके लिए जितना भी टाइम लगे दो इसको, और ये तुमको तुमको प्रूफ करके बताना कि ये कैसे आता है रॉड वाले केस में, राइट। तो ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, फाइन। ये देखो मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ कि क्योंकि तुम्हारे जो यहाँ से वीडियो से सब कुछ मिल जाएगा, तुम्हारा ब्रेन डेवलप कुछ नहीं होगा, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना, मुझे बोलना, मैं डेफिनेटली तुमको इसका प्रूफ भेज दूंगा, मेरे पास पड़ा हुआ है ऑलरेडी, मैं उसको फोटो क्लिक करके भेज दूंगा, नहीं आया तो एक्सप्लेन करके भी बता दूंगा, राइट। तो आगे देखते हैं हम लोग, अब इसका छोटा छोटा एक दो एप्लीकेशन और है। दो एप्लीकेशन कौन कौन सा है, देखो मैंने पहले से लिख के रखा है तुम्हारे लिए एप्लीकेशन, छोटे छोटे एप्लीकेशन, बहुत ही इजी इसको पढ़ना, और मैं इसको वैसे शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो ज़्यादा इस वीडियो को देखने में, इसको समझना, क्योंकि मेन हमारा जो पार्ट है ना वो स्ट्रिंग वाले केस में हम लोग ने समझ लिया। तो इसमें है क्या, अभी देखो, स्फीयर ऑफ डेप्थ, स्फीयर ऑफ डेप्थ नहीं, डेप्थ देखा होगा तुम लोगों ने, कैसा होता है कि एक ऐसा सर्कल मतलब जाली का गोला बना के रखते हो लोग बहुत बड़ा, उसके अंदर राइडिंग करते हैं। क्या करता है, बाइक से या अब तो कार से भी राइडिंग होती है मैंने देखा है, लेकिन मैं बाइक वाला एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे यहाँ पे बाइक से राइडिंग करते तो एक टाइम ऐसा भी आता है कि पोजीशन ऐसी हो जाती है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन पोजीशन में आ जाता है। ये देखो ऐसे ऐसे राइड में ऐसे ऐसे भी मोशन परफॉर्म करना पड़ता है, तो उस केस में वही वाला कंसेप्ट आ जाता है सेम। कौन सा कंसेप्ट, जो हम लोगों ने स्ट्रिंग वाला कंसेप्ट पढ़ा है स्टोन के साथ में, क्योंकि ये राइडर, ये देखो राइडर यहाँ पे मैंने बनाया ऑलरेडी, राइडर को, राइडर है और ये बाइक है उसकी, तो इसका वेट हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है, लेकिन इसको मैनेज कौन करता है, ये जो ये स्फीयर बना हुआ है ना, स्फीयर का जो भी मटेरियल है इसको नॉर्मल रिएक्शन फोर्स प्रोवाइड करता है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में, वेट के डायरेक्शन में होता है, कहाँ, टॉप पोजीशन पर, और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपोजिट होता है बॉटम पोजीशन पर। तो यहाँ पे कुछ याद आया तुमको स्ट्रिंग वाले केस में, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे ये क्या हो रहा है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ही क्या बन जा रहा है, टेंशन ही क्या बन जा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स,
और यहाँ पर क्या हो रहा है, टेंशन ही नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बन जा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं टी ए एंड टी बी, तो एन ए एन एन बी, तो टेंशन को रिप्लेस कर रहा है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और बाकी सभी कंसेप्ट क्या है, सेम है। बाकी सब कंसेप्ट क्या है, बहुत ही सिंपल है, सेम है। तो मैं यहाँ पे अगर रीड करूंगा तो तुमको समझ में आ जाएगा यहाँ पे मैं क्या बताना चाहता हूँ, राइट। तो देखो यहाँ पे लिखा है द डायनामिक्स, मतलब द कॉज ऑफ दिस वर्टिकल सर्कुलर मोशन, मतलब कौन सा, स्फीयर ऑफ डेप्थ डेप्थ वाला, इज सेम एज दैट ऑफ द पॉइंट मास टाइड टू अ स्ट्रिंग, मतलब हमने जो पहले किया है वही वाला है ये, एक्सेप्ट द फोर्स ड्यू टू टेंशन इज रिप्लेस्ड बाय द नॉर्मल रिएक्शन। मतलब इसमें डिफरेंस क्या है, वो स्ट्रिंग वाले केस में और इसमें सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का डिफरेंस है। मतलब तुम वहां के फॉर्मूलेज यहाँ पे यूज कर सकते हो, टेंशन को रिप्लेस कर देना नॉर्मल रिएक्शन फोर्स से, ओके। और यहाँ पे क्या है, लीनियर स्पीड इज मोर फॉर लार्जर सर्कल, ये कंसेप्ट तुमको याद करने, पॉइंट याद करने जैसा है। लीनियर स्पीड इज मोर फॉर लार्जर स्केल, मतलब लार्जर सर्कल। तो ये जो लीनियर स्केल स्पीड की बात हो रही है, जैसे ये देखो लीनियर स्पीड ये होती है, टेंजेंशियल होती है हमेशा लीनियर स्पीड, राइट, ये टेंजेंशियल होती है हमेशा। तो ये इस केस में जब लार्ज सर्कल होगा ना, तो ये स्पीड भी बहुत हाई होती है, स्पीड बहुत ही ज्यादा होती है, बट एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी डायरेक्टली किसको रिप्रेजेंट करता है, फ्रीक्वेंसी को। तो फ्रीक्वेंसी इज मोर फॉर स्मॉलर सर्कल, मतलब छोटे सर्कल में घूम रहे तो राउंड ज्यादा लगेगा, क्या लगेगा, राउंड ज्यादा कंप्लीट होगा छोटे सर्कल में, ओके। और बड़े सर्कल में है तो उसकी स्पीड ज्यादा रहेगी, लीनियर स्पीड, जिससे उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा टू टेंजेंट डायरेक्शन में हमेशा, और जिसकी वजह से वो अटैच होता है स्फीयर के साथ में, राइट। तो इसके वीडियोस अवेलेबल होंगे नेट पर, तुम वहां से देख सकते हो नेट पर, ये टाइप करके स्फीयर ऑफ डेथ, तो तुमको थोड़ा आइडिया मिलेगा कि उसके अंदर क्या होता है और बेसिकली उसका क्या साइंस है। तो साइंस तो मैंने बता दिया कि सेम है, जैसे स्ट्रिंग और स्टोन का केस में वही साइंस है इसके अंदर, सिर्फ टेंशन को रिप्लेस कर देना नॉर्मल रिएक्शन फोर्स से। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स वेट को बैलेंस करने का काम करता है यहाँ पर, राइट। लेकिन टॉप पोजीशन पर होगा तो थोड़ा सा डिफरेंट केस आ जाता है, सर्कुलर मोशन के लिए हेल्प करने लग जाता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, राइट। तो छोटा सा एग्जांपल था ये, और इसमें कौन सा कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं, ये जो मैंने ऊपर वाला पॉइंट बताया ना, ये ऊपर वाला पॉइंट, ये वाला, ये पॉइंट तुम समझने के लिए ये अप्लाई कर सकते हो, वर्टिक अकॉर्डिंग टू थियरी ऑफ कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम में ये जो अप्लाई हुआ ना, तो उसमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला है और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, तो उसके हेल्प से ये पॉइंट मतलब जस्टिफाई कर सकते हो तुम, समझ गए। तो तुमको क्या याद रखना, सर आएगा स्फीयर ऑफ डेथ एक्सप्लेन करने तो क्या करेंगे, कुछ मत करना है, डायग्राम ड्रॉ करना, डायग्राम ड्रॉ करना और उसको बता देना, और फॉर्मूलेज कुछ वहां से रियलिटी वाले यूज कर लेना, राइट, रियल वाले फॉर्मूला। अगर तुमको बोल दिया एन ए का फॉर्मूला लिखो और एन बी का फॉर्मूला, मतलब टॉप पोजीशन पे फोर्स कितना अप्लाई होगा, बॉटम पे कितना अप्लाई होगा, तो वही टेंशन वाला फॉर्मूला लिख डालना है यहाँ पे, टेंशन एट ए एंड टेंशन एट बी का सेम टू सेम फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पे, कुछ चेंजेस नहीं आएंगे, समझ गए। बाकी सब वैसे ही लिखना तुमको, और ये पॉइंट याद रखना है ताकि तुमको कभी क्वेश्चन आए, ट्रिक वाले क्वेश्चन या नॉलेज वाले क्वेश्चन या माइन्यूट नॉलेज जब रखना होता है किसी भी टॉपिक के बारे में, उसके बारे में पूछे तो तुम बता सको, राइट। चलो आगे हम लोग एक और देखते हैं, ओवर ब्रिज वाला एक्सपेरिमेंट, ओवर ब्रिज वाला कंसेप्ट देख लेते हैं, उसमें वेलोसिटी क्या होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए ये देख लेते हैं, राइट। देखो ये क्या टॉपिक लिखा है मैंने, देख सकते हो यहाँ पे, व्हीकल एट द टॉप ऑफ द कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज, राइट, हेडिंग है मेरा। अभी टॉप ऑफ द कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज का मतलब तुम जानते हो, कभी भी सपोज यहाँ पे पिलर लगा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पे ये ब्रिज बना हुआ, फ्लाईओवर है या फिर ऐसा कुछ भी कंसेप्ट हो हाईवे का, और कहीं भी ये ब्रिज हो सकता है। तो इसमें हम लोग जब व्हीकल इसके ऊपर जाती है तो कौन सा, मतलब इसमें भी स्पीड मेंटेन करने की जरूरत होती है और मिनिमम स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। तो क्या होता है देखो, फोर्स एक्टिंग ऑन द व्हीकल, उस केस में क्या होता है, ट्रेवलिंग ऑन द कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज आर, दो टाइप का फोर्स होता है। दो टाइप का फोर्स कौन कौन सा होता है, एक तो वेट होता है mg, वेट किधर एक्ट करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। वेट कहाँ एक्ट करता है भाई, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मैंने ये ब्रश से लिख दिया है वेट, हाँ ब्रश से भी लिख देता हूँ है, हाँ ये हो गया वेट, और ये हो गया उसको बैलेंस करने के लिए नॉर्मल रिएक्शन फोर्स प्रोवाइड करता, क्या, रोड प्रोवाइड करता। ये क्या यहाँ से क्यों बनाया मैंने, क्योंकि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द वैन है इसके लिए, ओके। अब देखो दो टाइप का फोर्स हो गया यहाँ पे, तुम समझ सकते हो, दो टाइप का फोर्स हो गया, दो टाइप का फोर्स कौन सा हो गया, ये देखो वेट mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, उसको बैलेंस करने के लिए नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में।
तो अब देखा जाए तो ये सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स आएगा, वेट माइनस एम जी, वेट माइनस एन आएगा। मतलब वेट में एन, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, देख सकते हो ये डायरेक्शन और ये इसका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, अपोजिट है, तो वही रिस्पॉन्सिबल होगा अपोजिट डायरेक्शन से जो रिजल्टेंट फोर्स बनेगा वही रिस्पॉन्सिबल होगा क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर अपॉन आर के लिए, राइट। बहुत ही सिंपल है। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स गोज ऑन डिक्रीजिंग विथ इंक्रीज इन द स्पीड। मत कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसका जो अट्रैक्शन मतलब फ्रिक्शन होगा, अपोजिशनल फोर्स होगा रोड के साथ में, वो कम होता जाएगा। तो अब बाउंड्री कंडीशन लेता है, इफ v बिकम्स मैक्सिमम देन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कैन बी टेकन एज जीरो। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को क्या ले सकते हैं, जीरो। तो इक्वेशन 1 में n को अगर जीरो ले रहे हो, इक्वेशन 1 में ये देखो, इक्वेशन 1 में अगर n को जीरो ले रहे हो, इसको जीरो ले रहे हो, तो यहाँ पे क्या आएगा कंसेप्ट, यहाँ पे जीरो लिखोगे, इक्वेशन नंबर 1 से अभी हम लोग को क्या मिल जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 से हम लोगों को मिलेगा, ये देखो एम जी इज इक्वल टू एम वी मैक्स स्क्वायर। अब वी क्या हो गया, वी मैक्सिमम हो गया, तो मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला आ जाएगा अंडर रूट आर जी। मतलब तुम याद करोगे तो वो टेंशन वाला ही फॉर्मूला है ना, मैक्स टू मैक्स कितना जा सकता है ओवर बीच पर, राइट। तो यहाँ पर इसको समझने के लिए बहुत ही सिंपल है, खाली एन और एम जी को इक्वेट करके माइनस करके एम वी स्क्वायर लिखो, एम वी स्क्वायर अपॉन आर सेंटीमीटर फोर्स, और उसमें से v को मैक्सिमम ले लो, उस टाइम पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो कॉन्वेक्स ओवर बीच पर, कॉन्वेक्स ओवर बीच, कॉनकेव कॉन्वेक्स शेप तो जानते होगे ना, देखो ऐसे है तो कॉन्वेक्स है और ऐसे है तो कॉनकेव है, राइट। तो ये कॉन्वेक्स ओवर बीच है। इस केस में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बैलेंस करता है वेट को, ये एक्सप्लेन किया मैंने। और उसके बाद में मैक्सिमम स्पीड फाइंड कर लिया कि उस पोजीशन पर, टॉप पोजीशन पर क्या होना चाहिए, मैक्सिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए, रूट आर जी होनी, इससे ज़्यादा हुआ तो और भी कॉन्टेक्ट लूज हो सकता है। यहाँ पे जीरो तो लिखा है बट ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ही लिटिल बिट मोर देन जीरो होता है, राइट, मोर देन जीरो होता ही है प्रैक्टिकली। और इस कंसेप्ट की वजह से गाड़ी चल रहा है, लेकिन इससे ज़्यादा स्पीड हुआ तो तुम कुछ भी हो सकता है, डायरेक्शन चेंज हो सकता है उसका, समझ गए। तो ये क्या कंसेप्ट था भाई, ये व्हीकल का कंसेप्ट था, तो एक टाइप से बोल सकते हैं एप्लीकेशन था जिसमें वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीटली यूज हुआ है, राइट। तो आगे देखते हैं हम लोग, कुछ और भी सीखते हैं इसके बारे में, वर्टिकल सर्कुलर मोशन को फाइनलाइज करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रोटेशनल डायनामिक्स, जब मतलब एक जस्ट एक बार ये कंप्लीट हो जाता है तो, राइट। तो इसमें से क्या मतलब क्या निचोड़ क्या निकला है, इसके अंदर कंक्लूजन्स क्या निकले ये मोशन को स्टडी करने के बाद, जो कि हमको हेल्प करेंगे एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। देखो, पॉइंट टू बी नोटेड इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन, मैंने पहले से लिख दिया है यहाँ पे पॉइंट्स, ताकि वही मेरा सेम रीजन है, वीडियो का लेंथ थोड़ा कम हो जाए इसलिए मैंने पॉइंट्स लिख के रखे। तो कहने का मतलब पॉइंट टू बी नोटेड कब बोला जाता है, याद आ रहा होगा तुमको, कोड में बोला जाता है जब बहुत सारी डिबेट के बाद में लॉयर कुछ पॉइंट्स होते हैं बीच बीच में जो कि मार्क करने जैसे होते हैं, जिसके ऊपर सब कुछ डिपेंड होता है, या बोल सकता हूँ सबका निचोड़ होता है कंसेप्ट का, पूरे डिबेट का। तो ऐसे यहाँ पर वर्टिकल सर्कुलर मोशन का एक कंसेप्ट डेवलप हुआ है यहाँ पर, वो कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने कुछ बातें सीखी यहाँ पर। वो बातों को अगर याद रखो तुम्हारे एंट्रेंस एग्जाम में बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। कैसे हेल्प होगी, कहने का मतलब है देखो, एंट्रेंस एग्जाम में मेरे हिसाब से न्यूमेरिकल और स्पीड तो तुम्हारा चेक करते ही है, तुम्हारा इंटेलिजेंस लेवल चेक करते हैं, उसके साथ साथ नॉलेज चेक करते हैं। और नॉलेज का डीप नॉलेज होता है, जो छोटा छोटा बातें होता है, छोटी छोटी बातें होती है वो तुमको याद रखनी पड़ती है। जैसे एक सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है, टी बी माइनस टी ए इज इक्वल टू 6 mg, ये कांस्टेंट होता है, मतलब टेंशन में डिफरेंस जो होता है वो टॉप एंड बॉटम पोजीशन पे वो फिक्स होता है। कांस्टेंट का मतलब क्या, फिक्स, उस वो रेडियस पे डिपेंड नहीं करता, स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि डजंट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी v एंड रेडियस r। एंड प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो टेंशन एट b इज ग्रेटर देन 6 mg, और टी ए जो होता है नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो, वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्योंकि जीरो हो गया तो वेलोसिटी तो मिनिमम हो जाएगी, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन होगा ही नहीं। तो ये जीरो होने का मतलब ये क्या है, ये जीरो नहीं होने का मतलब कि वहां पे कंप्लीटली जीरो नहीं हुआ, मिनिमम वेलोसिटी को अप्रोच नहीं किया है। और टेंशन एट बी क्या होता है, 6 mg होता है। इसी इक्वेशन में अगर टी ए की जगह पर तुम जीरो रखो तो ये क्या आ जाएगा, 6 mg आएगा, लेकिन टी ए ही जीरो नहीं है तो ये 6 mg कैसे हो सकता, मतलब उसके बराबर नहीं, उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा। एक बात क्लियर हुई। चलो दूसरी बात क्लियर करता हूँ, वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी, एक्सीलरेशन अल्फा,
राइट। कहने का मतलब लीनियर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी आर नॉट कांस्टेंट इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन एज इट इज कांस्टेंट इट्स ऑल आर कांस्टेंट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसका कहने का मतलब क्या है, ये जो वेलोसिटी और लीनियर हो चाहे एंगुलर हो, एक्सीलरेशन लीनियर हो चाहे एंगुलर हो, वो कांस्टेंट नहीं होते, फिक्स नहीं होते। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, हम लोग इस टाइप के मोशन को नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। कौन सा मोशन बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूसीएम बोलते हैं, नॉन यूसीएम मोशन बोलते हैं, समझे। आगे देखते हैं हम लोग, राइट। यूसीएम में ये सब कांस्टेंट होते हैं, वी तो कांस्टेंट नहीं होता, ए कांस्टेंट नहीं होता क्योंकि डायरेक्शन चेंज होता है, बट लीनियर एंगुलर एक सब बता रहा। तो थियोरेटिकली इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमिन द पीरियड। और एक बात है कि इस टाइप के मोशन में ना तुम टाइम पीरियड फाइंड नहीं कर सकते, टाइम पीरियड फाइंड नहीं कर सकते, बट एक्सपेरिमेंटली तुम काउंटिंग कर सकते हो, एक्सपेरिमेंटली डेटाज लेके तुम उसके टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हो। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, इसमें स्पीड चेंज हो रही होती है, तो टाइम पीरियड तो फिक्स होगा ही नहीं, तुम समझ सकते हो, राइट। टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता है इस केस में। तो इसीलिए इसमें ये भी पॉइंट याद रखो कि तुम मैथमेटिकली इसको फाइंड नहीं कर सकते, तुम एक्सपेरिमेंटली फाइंड कर सकते हो। ये इक्वेशन याद है, मैंने मार्क किया था स्टेप्स के बीच में, डिफरेंस वाला जब कर रहा था मैं, डिफरेंस वाला इक्वेशन, तो इसके बीच में मैंने ये मार्क किया था और ये बोला था याद रखना। सो दिस कैन बी यूज टू फाइंड हाइयर वेलोसिटी इन वीसीएम, मतलब हाईएस्ट वेलोसिटी कितनी होगी किसी पोजीशन पर, इस इक्वेशन से पता चल सकता है तुमको, ओके। बट मिनिमम वेलोसिटी कैसे पता चलेगी? डिटरमिन बाय यूजिंग द इक्वेशन एट द टॉप एंड बॉटम पोजीशन, equation at top and bottom position we have to continuously supply some energy। ये नेक्स्ट पॉइंट है, कंटिन्यूसली सप्लाई। मतलब इस केस में क्या होता है, एयर रेजिस्टेंस तो होता ही है। देखो हम लोग एकदम आइडियल कंडीशन नहीं ले सकते, कोई भी बॉडी को हम लोग घुमा रहे हैं, कोई भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो वहाँ पे एयर रेजिस्टेंस होता है, तो इसको ओवरकम करने के लिए हमको कंटिन्यूसली सप्लाई देनी पड़ती, किसकी? एनर्जी की। और एक बात उसके ऊपर की मिनिमम वेलोसिटी टॉप एंड बॉटम पोजीशन का हमने फाइंड किया ऑलरेडी, ऊपर वाले इक्वेशन में बताया, नीचे वाले में कि कंटिन्यूसली एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती। तो ये तुमको याद होना चाहिए, लिखो इसको, याद करके रखो तुम। मैं तो बोलूंगा अभी फर्स्ट चैप्टर है तो तुम अपना एक अलग से नोटबुक बना के रखो, जिसमें तुम इस चीज को हमेशा क्या करो, नोट कर सको। जैसे मैंने बता दिया कि ये तुम्हारे काम में आने वाला है, तो तुमको इसको एक्स्ट्रा नोट कर लो, इस चैप्टर में क्या नॉलेज वाली चीज तुमको याद, फॉर्मूलेस प्लस ये याद रखोगे तो तुमको बहुत हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो अभी देखो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट तो कंप्लीट हुआ, इसके साथ ही साथ सर्कुलर मोशन ही कंप्लीट हो गया अपना, डायनामिक्स उसका कंप्लीट हो गया, और उसके छोटे छोटे दो चार एप्लीकेशन भी हम लोगों ने किए हैं इसमें। अब नेक्स्ट जो लेक्चर, नेक्स्ट टॉपिक नहीं, टॉपिक तो सेम रहने वाला है, नेक्स्ट पार्ट जो हम लोग करने वाले इस चैप्टर का, वो रोटेशनल डायनामिक्स के बारे में करने वाले, रोटेशनल डायनामिक्स, समझे। रोटेशनल डायनामिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आता है स्टडी पर्पज से, और बहुत ही हार्ड होता है मेरे हिसाब से, मैं बोलूँ तो। अगर तुम बेसिक नहीं सीखते हो तो नहीं सीख पाओगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में जब भी हम लोग मिल रहे हैं ना, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं तुमको ये वीडियो बनाने वाला हूँ कि रोटेशनल डायनामिक्स स्टार्ट करने वाला हूँ। रोटेशनल डायनामिक को कम से कम 3-4 लेक्चर जाएंगे मेरे हिसाब से, राइट। तो उसमें हम लोग उसको कवर कर लेंगे। लेकिन सर्कुलर मोशन तुम थरो हो जाओ, उसके साथ प्रैक्टिस करके, तुमको डाउट है डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी होता है, तुम मुझे डाउट पूछ सकते हो, और कैसे भी इसको कंप्लीट करो, कहने का मतलब, ठीक है, ओके। अब एक बात और, एक छोटी सी बात मैं सोच रहा हूँ तुमको एक बार बता ही दूँ लास्ट में। ये जो रैंडम पोजीशन वाली बात थी ना, वो थोड़ा सा और मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि तुम डाउट में आ सकते हो। रैंडम पोजीशन की बात है तो रैंडम पोजीशन देखो, जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट पे अगर होता है स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग तो इधर है, तो टेंशन भी यहीं एक्ट करता, तो इसका वेट हमेशा डाउनवर्ड होता है, लेकिन वेट होना चाहिए टेंशन को बैलेंस करने के लिए, तो वेट यहाँ होना चाहिए लेकिन इधर चला आया, राइट। तो अल्फा फॉर्म कर लिया उसके ओरिजिनल पोजीशन के साथ, तो ओरिजिनल पोजीशन क्या बनेगा? कॉस अल्फा, हमेशा बताता हूँ मैं ऐसे, और इसके 90 डिग्री पे एम जी साइन अल्फा, ओके। अब ये सबका अगर रिजल्टेंट फाइंड करूँ ना, अब देखो ये तो बैलेंस हो जा रहा है यहाँ पे, अब यहाँ पे देखूँ ना, तो देखो यहाँ पे ये इसको बैलेंस कर दे रहा है। अब वेट तो पहले से ही डिवाइड हो गया दो कंपोनेंट में, अब बचा क्या? ये बचा, यही रिजल्टेंट फोर्स है। तो आर्बिट्री पोजीशन पे क्या होता है? रिजल्टेंट फोर्स एम जी साइन अल्फा होता है, साइन अल्फा जो भी एंगल होगा उतना, एम जी साइन अल्फा। और तुम देख रहे हो जैसे ऊपर जा रहा पार्टिकल, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, मतलब डिक्रीज कर रहा है वेलोसिटी को,
क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे डिक्रीज करता है, और नीचे आते टाइम यही फोर्स क्या करता है, उसको सपोर्ट करता है, मतलब इंक्रीज करेगा mg sin अल्फा। तो कहने का मतलब कि मैं बोल सकता हूँ, एक कंक्लूजन दे सकता हूँ कि आर्बिट्री पोजीशन पर टेंशन और वेट ना सेंट्रीपिटल फोर्स में एक्ट नहीं करते, मतलब रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। उसमें सिर्फ एक ही फोर्स होता है, अनबैलेंस फोर्स mg sin थीटा या अल्फा, जो कि टेंजेंट एक्ट करता है, और ये क्या करता है, वेलोसिटी को चेंज करता है। ये वेलोसिटी यूज टू चेंज इन द वेलोसिटी, यूज टू चेंज इन द वेलोसिटी। समझे? तो ये पॉइंट याद रखो, मेरे हिसाब से ये तुम्हारे लिए बहुत काम की चीज है तो छोटे में बताया मैंने, लेकिन ये बहुत ही काम की चीज है, राइट। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में रोटेशनल डायनामिक्स, मिस मत करो, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करो, ठीक है। चलो बाय बाय।